नमस्कार। टीम फार्मा लोग की तरफ से मैं डॉक्टर सौरभ कोसे आज के हमारे साक्षात्कार के अतिथि प्रोफेसर एसी राणा सर का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि फार्मा लोग हमारे फार्मेसी क्षेत्र के समस्त विद्वानों शिक्षाविदों का साक्षात्कार करने की जो पहल प्रारंभ की है, उसी कड़ी में आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि प्रोफेसर एसी राणा सर से रूबरू होया जाए। इस साक्षात्कार को प्रारंभ करने के पूर्व मैं जीवन परिचय कराना चाहूंगा प्रोफेसर एसी राणा सर का। प्रोफेसर एसी राणा सर का जन्म 26 मई 1958 को हुआ। सर की शिक्षा डॉक्टर एच.एस. गौर विश्वविद्यालय सागर से हुई सन 1982 में। बी फॉर्म 1984 में, मास्टर्स एवं पीएचडी 1991 में। और यदि मैं व्यक्तिगत अनुभवों की बात करूं तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है भारतवर्ष का मुख्य डिपार्टमेंट जिसके अंदर सर ने अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करी है, जिसमें मुख्यतः सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, बीएन कॉलेज उदयपुर, इसके साथ ही साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी सर के बायो स्केच में सम्मिलित है, जिसमें फिलिपीडिया यूनिवर्सिटी जॉर्डन शामिल है। अपने अनुभव को आगे सर ने निर्देशक एवं प्राचार्य के तौर पर भी बहुत सारे कॉलेजों में दिया, सेवाएं प्रदान करी, जैसे कि बीएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी रयाद, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा। एवं इसी के साथ अंतिम एवं प्रमुख पद जो कि एक निर्देशक होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, अभी सर वर्तमान में कार्यरत है। सर को लगभग 3 सदियों का अनुभव है। सर के अंदर लगभग 189 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें 2 पुस्तकें भी शामिल है, 2 बुक चैप्टर। इसके अलावा 14 शोधार्थियों ने सर के अंडर पीएचडी प्राप्त की है, जिसमें कि 6 पीएचडी डॉक्टर एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, 6 मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, 4 राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर। वर्तमान में सर के अंडर 1 पीएचडी शोधार्थी अपना शोध कार्य कर रहे हैं। यदि एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऐसा कोई भी संस्थान नहीं बसता है, कोई भी ऐसी इकाई नहीं बसती है, एचआरडीसी, यूजीसी, आईसीटी, पीसीआई, जहां पर कन्वेनर, रिफ्रेशर कोर्स, इनवाइटेड टॉक्स, सेशन चेयर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, गोष्ठियां इत्यादि में सर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि। यदि मैं एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की लीडरशिप क्वालिटी की थ्रू बात करूं तो डायरेक्टर, प्रिंसिपल, रीडर, प्राचार्य, डीन, डायरेक्टर, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक एवं रिसर्च के पदों पर रहते हुए सर ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं टीम फार्मा लोग की ओर से पुनः। आपकी अनुमति के साथ सर इस साक्षात्कार को प्रारंभ करना चाहेंगे सर। तो मेरा सर्वप्रथम क्वेश्चन या प्रश्न जो आपसे है वह सर है आपसे संबंधित कि आपके बचपन एवं स्कूलिंग के बारे में सर कृपया करके हमारे फार्मा लोग जी के श्रोताओं को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का कष्ट करें सर। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपका मैं आपके जो परिचय दिया, मैं अभिभूत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मेरा परिचय दिया। और आपका जो प्रथम प्रश्न है कि चाइल्डहुड या स्कूलिंग कहाँ से हुई, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे
पिताजी जो उस समय आर्मी में थे, so we came to Sagar, Madhya Pradesh, in the year 67, and I completed my school education from Kendriya Vidyalaya Sagar, and in the year 1977, उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 years स्कूलिंग हुआ करती थी, मतलब 10+2 सिस्टम उस समय शुरू नहीं हुआ था. So and in the CBSE we were the last batch to have this 3 years board exam जो होते थे. So I passed my board exam, that is 11th. I got admission pharmaceutical, formerly known as Sagar University. और बाकी तो आपने बताया कि 77, 81 का मेरा बी फॉर्म, देन 83 का मेरा एम फॉर्म है, और 87 में देन आई वेंट टू जॉब, बीएन कॉलेज में भी मेरी ज्वाइनिंग थी. तो इस तरह से सागर मध्य प्रदेश में ही मेरी स्कूलिंग हुई, और सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से मैंने अपनी फार्मेसी की पूरी एजुकेशन, बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड पीएचडी वहीं से मैंने पूरी की. जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर. इस साक्षात्कार में आगे बढ़ते हुए सर, संक्षिप्त में सर आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो अभी तक की फार्मास्यूटिकल जर्नी रही है, जो यात्रा रही है सर, इसके बारे में सर थोड़ा दर्शकों को जी, और थोड़ा सर विस्तार से जी, बताइए. जी. मैंने 3 अक्टूबर 87 में एज अ लेक्चरर बीएन कॉलेज में ज्वाइन किया, एंड अप्रैल 89 में देन आई ज्वाइंड GSITS Indore, and in November 90, if I remember correctly, I joined as assistant professor in Sagar University. तो वहाँ मैं 2004 तक रहा, और उसमें उसी बीच में एसोसिएट प्रोफेसर पे भी थ्रू ओपन सिलेक्शन मेरा 2004 the BM, and I joined in the November 2004, and I was there up to 2009. तो उस समय बीएन कॉलेज में दो डिप्लोमा कॉलेजेस थे सेपरेट, वन फॉर गर्ल्स एंड वन फॉर डिप्लोमा कॉलेज, जिसमें को एजुकेशन था. एंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 years आई वॉज देयर एज अ डायरेक्टर. ये चारों जो कॉलेजेस थे उसमें डायरेक्टर मैंने काम किया. फार्माकोलॉजी, एम फॉर्म फार्माकोलॉजी वहाँ मैंने स्टार्ट किया. एंड इन द ईयर 2009 आई केम टू रियाद बाहरा ग्रुप, रोपड़ कैंपस. तो वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 4.5 साल तक मैं रहा. देन द देन वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल संधू सर, because I happened to visit Kurukshetra University for PhD and MPharm exams. So he offered me कि डॉक्टर साहब why don't you join this as a director. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फिर मैंने 1 जनवरी 2014 से 14 से ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर थ्रू सिलेक्शन पोस्ट. एंड 2018 में सौरभ जी मैं आई completed my 60 years. But in the university, they had a provision that you can continue up to the age of 65. So almost 8 years I completed there after my retirement, again holding the same post, means director post, and I continued for this November 2022. And recently, I resigned from that post, and presently I'm working as a director principal in Swift Group of Colleges, Rajpura, Punjab. Here we have diploma, degree, and PG in two specializations. The one is pharmacology, and the other is pharmaceutics. So this is in brief my academic journey, you can say.
Thank you so much, sir. Really inspirational, sir. जी इन दिस एक्सपीरियंस सर, जो आपने बताया कि आपको सर राष्ट्रीय स्तर पर ऑन नेशनल लेवल यू गॉट टू सर्व जी वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेशन. Sir, my जी next question is, please tell us about your international experience also, sir, in pharmacy. You served at abroad also, sir. हाँ, उसमें सौरभ जी मैं जब सागर विश्वविद्यालय में ही था, तो मुझे मौका मिला जॉर्डन में जो फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ टू वर्क एज अ एसोसिएट प्रोफेसर. एंड there is a different, I was there for 6 months as associate professor, although the appointment was for 1 year. But due to some problem, you can say some other important assignments in India, I came back after 6 months. And again, I joined Sagar University, the same department. So there I got an opportunity to work with the professors who my dean, बहुत अच्छे और बड़े लर्नेड प्रोफेसर थे वहाँ. But the education system was quite different from what we have today in India. So, but again, that was a good, I think, and uh, I learned many things from that Philadelphia University. And moreover, in the year 2015, Kurukshetra University sponsored my trip to international uh, conference in Toronto in the year 2015. And similarly, the university sponsored my trip in 2018. And that was a wonderful international conference in London. So I attended two international conferences, and there we used to meet a number of good people and good. I got a chance to listen to latest researches. So in this way, Jordan and two international conferences I attended. So that is pharmaceutical field. Thank you, sir. Thank you for your answer, sir. And definitely in the pharmacy, as career in pharmacy academics, it is very great to have the international exposure. थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर. और इस साक्षात्कार में सर आगे बढ़ते हुए Yeah. मेरा प्रश्न आपसे सर अगला क्वेश्चन है. प्लीज टेल all of us about research जी tips to fetch the grants. जी इसमें सौरभ जी मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो कंपटीशन है टू फैच अ ग्रांट फ्रॉम द वेरियस फंडिंग एजेंसी, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन भी ज़्यादा है. उसमें सर मेरी रिसर्च टिप्स जो मैं देना चाहूँगा, वो मैं सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को भी मैंने यही कहा कि सबसे पहले तो आप जो आपकी प्रॉब्लम है, जो प्रोजेक्ट में जो आप रिसर्च जाना करना चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो है इट शुड बी सोशली रेलेवेंट. दैट मीन्स वो जो प्रॉब्लम है रिसर्च की जिस पे आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वो साइंस के लिए या पूरे ह्यूमैनिटी के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए कितना बेनिफिट दे रही है. सबसे पहले जो रिव्यूअर्स होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है जिस पे आप फंडिंग मांग रहे हैं, वो कितनी रेलेवेंट है आज के समय में, और how it will benefit to the humanity. That is the one thing. Then the second is that जो आपका प्रोजेक्ट है, because almost all the funding agency they have a submission deadline. तो जितने भी रिसर्चर्स हैं, those applicants who wish to apply for the project funding, वो उनको इसका डेडलाइन जो सबमिशन की है उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए. एंड इट इज
always I suggest that they should start as early as possible. But they should not wait for the the final date to approach. The thing is that the application आपने कैसे उसको application को कैसे complete किया, because application has a certain parts and each part has to be filled very accurately. तो उसके लिए एक जो जल्दबाजी में जो एक एप्लीकेशन आपने भरी है, उसके चांसेस फंडिंग अप्रूवल के बहुत कम हो जाते हैं, मेरा मेरा ऐसा सोचना है। तो आपको एप्लीकेशन जो स्टार्ट करनी है, फिल करना है, वो टाइमली स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंडली, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को ये कहता हूं कि आपको हमेशा अपने एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लेनी चाहिए। डोंट थिंक दैट वी आर वी कैन फिल द एप्लीकेशन। वेयरएवर यू थिंक दैट यू नीड help, then don't hesitate to ask from an expert, your seniors, your supervisors. तो क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि सपोज आई एम अ फ्रेशर, देन वहाँ कुछ गलतियां होने की संभावना ज्यादा है, और वो रिव्यूअर्स जब उसको चेक करते हैं तो वहां पर फिर वो चीज अटक जाएगी। तो मेरा ये एक टिप रहती है कि भाई आप हमेशा एक्सपर्ट्स से विजिट करें, उनकी सलाह लें। और तीसरी चीज ये है कि उसमें जो पार्ट्स आते हैं व्हेन यू फिल द एप्लीकेशन, उसमें रहता है कि ये पैसेज आपको इतने वर्ड्स का देना है, इसके में कितने लिमिट रहती है वर्ड्स की। कहने का मतलब कि जो आपके गाइडलाइंस हैं उसकी एप्लीकेशन की, वन शुड एडहियर टू दैट गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस। मैं कहता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया, या उसने बोला कीवर्ड्स इतने देने हैं, या इस तरह से। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो बड़ा कॉशियसली भरना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, वो जो फंडिंग एजेंसी ने जो थीम रखा है, या जो एप्लीकेशन जो उसका एरिया कह लें, उसके अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है या प्रोजेक्ट है वो क्लिनिकल से रिलेटेड है और आप बेसिक साइंस के उसमें थीम में डाल रहे हो उसको। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो आपका प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट का है, टाइटल है, प्रॉब्लम है, दैट शुड बी सिलेक्टिवली एंड स्पेसिफिकली टू दैट एप्लीकेशन थीम, जो उसका है, एरिया कह लें, उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है कि ये 4-5 टिप्स जो मैंने आपको बताए, आई थिंक अगर आप इस चीज को एडहियर करते हैं, अगर एप्लीकेंट इस चीज को एडहियर करता है, देन there are better chances for approval of your application. I think so. Thank you, sir. Thank you. Definitely, these tips will help, sir, for the generations who are trying to fetch the research grants from the funding agencies. Thank you so much, sir. जी Sir, I was going through with your bio sketch, and I was watching you have authored a book on pharmacy practice. So, sir, what are the good habits which makes a good author? So, in the 21st century, kindly put, sir, light onto, sir, this vibrant topic. जी मेरा सौरभ जी एकेडमिक का जर्नी तो काफी वर्षों से है, काफी लंबी है। किताब लिखने का मुझे सौभाग्य बीएन कॉलेज में मिस्टर आलोक भार्गव थे, उनके साथ मेरी ये बुक है फार्मेसी प्रैक्टिस की। और उसके बाद यूं कहें कि शायद समय या कुछ बना नहीं पुस्तक लिखने का, हालांकि मेरी इच्छा है और हो सकता है मैं आपके सौजन्य से जरूर, क्या बोलते हैं उसको, पूरा करना चाहूंगा। फॉर गुड ऑथर मेरा ऐसा है कि सबसे पहले तो जिस विषय पे आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, आपको उस विषय की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सर। वो सबसे पहली ऑथर की ये है कि उसकी नॉलेज इन डेप्थ होनी चाहिए। दूसरा, मेरा ऐसा सोचना है कि आपके टारगेट रीडर्स कौन से हैं। अगर मैं
डिग्री क्लासेस, फार्मेसी की डिग्री के लिए बुक लिख रहा हूँ, तो मेरे ध्यान में ये है कि जो पढ़ने वाले हैं वो उसको टेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ, या मैं कोई रेफरेंस बुक्स टाइप लिख रहा हूँ, या मैं डिप्लोमा कोर्सेज के लिए बुक लिख रहा हूँ, तो मेरे रीडर्स बात का हमेशा ये ध्यान रखना के हिसाब से कंटेंट डालें आप उसमें। अगर आप वेरी सिलेक्टेड, उस वर्ग के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ही होना चाहिए, उसमें इस तरह का मैकेनिज्म डिटेल या उसमें इस तरह की चीजें ना हो जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वो समझने में उसको प्रॉब्लम आए। तो टारगेट रीडर से मेरा यहाँ ये मतलब है। तो ऑथर के लिए ये जरूरी है कि थैंक उसके यू। टारगेट रीडर्स कौन से होने चाहिए और उसी के हिसाब से वो लिखे। फिर उसके बाद ये है कि भाई जो ऑथर हैं, लैंग्वेज का सौरभ जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लैंग्वेज जो है, कंटेंट का लैंग्वेज, अब उसमें कम्युनिकेशन स्किल खुद ऑथर की अच्छी होनी चाहिए। लिखते समय उसको ऐसा मैंने ये देखा कि कुछ ऑथर्स में बड़ा अच्छा लिखते हैं वो, कि व्हेन द रीडर स्टार्ट्स रीडिंग वो किताब पढ़ना, तो उसको ऐसा लगता है कि वो एक के बाद एक बिल्कुल सीक्वेंस या एक द बुक हैज बीन रिटन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। पढ़ने के बाद व्हेन ही स्टार्ट्स टू द व्हेन ही कह रहा था एकदम कंटेंट शिफ्ट हो गए, मतलब द रीडर फील कंफ्यूज्ड और लॉस्ट, इस तरह का नहीं। तो ऑथर की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं समझता हूँ वो ये होनी चाहिए कि लिखते समय वो ये ध्यान रखे कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स पहले है, या ग्रामर है, इन चीजों का ध्यान तो सर क्या बोलते हैं ऑथर को हमेशा रखना ही चाहिए। तो और डिसिप्लिन होना चाहिए। शायद मैं अभी तक इसलिए भी नहीं लिख पाया कि मैं समझता हूँ मैं शायद उतना डिसिप्लिन बुक राइटिंग में नहीं हो पाया, बिकॉज इफ यू वांट टू राइट अ बुक देन यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन। आपको रोज 2-3 घंटे समय देना ही पड़ेगा, एक पर्टिकुलर निश्चित समय, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अचीव योर गोल कि आपको ये पुस्तक लिखनी है, किताब लिखनी है। आपको अपना एम ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने में, 8 महीने में, 3 महीने में ये कंप्लीट करके मुझे थिंक डिसिप्लिन भी एक बहुत जरूरी चीज है इन कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑल द एबिलिटीज फॉर अ गुड ऑथर। तो आई थिंक ये चीजें जरूरी हैं सौरभ जी एक अच्छी ऑथर होने के लिए। डेफिनेटली सर, ये जो आपने बातें बताई है अनुशासन से संबंधित, एक निश्चित डेडलाइन के साथ कार्य को पूर्ण करते हुए एक जी अच्छे लेखक बनने हेतु ये बहुत ही सहायक होगी सर, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे भी एवं बिल्कुल सर। हमारे आने वाले ऑथर्स के लिए। सर आगे जी बढ़ते हुए साक्षात्कार में अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, व्हाट आर वेरियस interpersonal contributions required for research profile to build a good research profile? What are the various things to do nowadays are required? सर मैंने अपने पूरे इस रिसर्च मैं चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव में भी रहा, एकेडमिक्स में भी रहा और रिसर्च में भी रहा, तो उस समय मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी कि इफ यू वांट टू क्रिएट योर गुड रिसर्च प्रोफाइल एंड विच इज जो नए मेरे जो प्रोफेशनल्स में हैं, जो यंग हैं अभी, जिनको अभी काफी लंबी जर्नी इसमें तय करनी है, तो उन सब के लिए मैं ये कहूंगा कि आप में रिसर्च प्रोफाइल सर 3-4 चीजों से देखिए मैंने देखा कि ये बनता है, एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रूव योर सेल्फ टू बी ए गुड रिसर्चर। आप चाहे इंटरव्यू कोई देने जा रहे हैं, चाहे कहीं भी आप अपना रिज्यूम देते हैं, तो आपका रिसर्च प्रोफाइल एक बहुत अच्छा होने के लिए पब्लिकेशन, आई थिंक दैट इज पब्लिकेशन इन जर्नल्स हैविंग अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर, उनमें आपका पब्लिकेशन भी होना चाहिए। रिसर्च फंड मतलब लेके आए हैं, कितने लाख के प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, उनको आपने पर्टिकुलर डेडलाइन जो थी 3 इयर्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स, उसमें आपने उनको कंप्लीट किया भी है। और फिर उसके बाद आपके पेटेंट्स कितने हैं, पेटेंट्स पे भी आजकल काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पेटेंट्स एक ऐसा कहना चाहिए कि अभी रिसेंटली पिछले 8-10 साल से
बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है टू डेवलप योर गुड रिसर्च प्रोफाइल। कहीं भी आप जाएंगे वो आपसे पूछा जाता है कि आपके कितने पेटेंट्स अप्लाइड, कितने हैं अप्रूव्ड, कितने हैं पब्लिश्ड, कितने हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सौरभ जी ये तीन चार चीजें हैं कि पब्लिकेशन इन जर्नल्स हैविंग गुड इम्पैक्ट फैक्टर, एंड ऑल्सो पेटेंट्स आपके अप्लाई करना चाहिए, एंड ऑल्सो सर ये चार चीजें जो मैंने यहाँ भी आपके समक्ष रखी, ये आपका रिसर्च प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनाने में ये चीजें हैं जी। Thank you, sir. Really, this all the things you are telling, and I'm telling you by the Pharmalog YouTube channel. Our all our audience will watch this, and definitely this all the tips will be beneficial for their upcoming plans of research. Thank you so much, sir, for your answer. Moving forward, sir, next question I would to ask. Please tell us about your various administrative experiences, like how to balance between administrative research and academic life, because जी one together it comes on a parallel path. So, from your experience, sir. जी जी। अ, इसमें सरोज जी मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि 2004 में व्हेन आई ज्वाइंड एज अ डायरेक्टर इन बीएन कॉलेज, सिंस देन till date today I am holding a director post and administrative like and the other two as you have said। एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर साहब जो मैं समझता हूँ तीन, एक तो स्टूडेंट है, एक स्टाफ है, और एक आपका मैनेजमेंट है, वो चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव टू लिस्ट, और या स्टाफ की भी होती है, स्टाफ में टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों आ जाते हैं, और मैनेजमेंट की भी है। इन तीनों में भी पहले यू हैव टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एज वेल। समटाइम्स द प्रॉब्लम मे बी रिलेटेड टू द स्टूडेंट व्हिच हैज टू बी रिजॉल्व, एंड यूनिवर्सिटीज में या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम कुछ मेजर इश्यूज भी बन जाते हैं, एंड आई हैड एक्सपीरियंस टू फेस ऑल सच प्रॉब्लम्स एंड टू रिजॉल्व देम आल्सो। तो सेकंड बात रही कि एकेडमिक्स की और रिसर्च की, तो जैसे आपने मेरे परिचय में बताया कि 15 पीएचडी हैं या मोर देन 60 एमफॉर्म के स्टूडेंट्स हैं। तो डॉक्टर सौरभ, व्हाट आई डिड दैट आई पार्टीशन माय आवर्स और माय टाइम, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मैं एकेडमिक्स में टीचिंग मेरी हॉबी कहें या मेरा इंटरेस्ट कहे, प्रोफेसर संतानी सर जिन्होंने हमें फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय में, मैं उनका आज भी हर समय उनका बिना जिक्र किए नहीं रह सकता कि फार्माकोलॉजी में मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ही वाज माय मेंटर एंड टीचर, माय एमफॉर्म एंड पीएचडी सुपरवाइजर आल्सो, जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मुझे फार्माकोलॉजी से कहना चाहिए एक तरह से प्यार हो गया, या उस सब्जेक्ट से मुझे बहुत एक अट्रैक्शन सा हुआ। तो एम फॉर्म में भी क्या बोलते हैं, मैंने फार्माकोलॉजी लिया एंड पीएचडी वो उन्हीं के अंडर में। तो फॉर आई वांट टू बिकम अ गुड, आई वांटेड टू बिकम अ गुड टीचर, एंड दैट आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस मुझे सबने, मेरे विद्यार्थियों ने, और वो स्नेह और मैं मुझे ये दिया ताकि मैं एक अच्छा शिक्षक तो बन गया। तो टीचिंग में आज भी एम फॉर्म की क्लासेस में मेरा 12 घंटे का वर्कलोड आज भी विश्वविद्यालय में रहा। तो समय का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूछा कैसे बैलेंस किया, तो सर समय आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एकेडमिक रिसर्च में भी। पीएचडी या एमकॉम के स्टूडेंट्स को जब लैब में कोई प्रॉब्लम आती थी, सपोज दे हैव टू गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इन द लैब, आई रिमेम्बर कि मैं पीएचडी स्टूडेंट्स में अभी भी जाता था और क्या बोलते हैं उनके साथ उसमें उनको लैब में जाके भी असिस्ट करता था। तो यहाँ मैं बस सौरभ जी यही कहूंगा कि इन तीनों में बैलेंस सर आपको समय के हिसाब से रखना पड़ेगा। फिर प्रायोरिटी, एक बात यहाँ ये भी है कि आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि उस समय की क्या प्रायोरिटी
प्रायोरिटी क्या है, सपोज ये है, देन आई विल शिफ्ट फ्रॉम दैट ड्यूटीज टू द वन विच आर मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रायर फॉर मी। तो इस तरह से मैं इसको व्यक्त करना चाहूंगा कि कैसे मैंने मैनेज किया इन तीनों चीजों के बीच में। वंडरफुल सर, रियली इंस्पिरेशनल। और ये सभी जो बातें आप सर बता रहे हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, ये सभी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक होगी। थैंक यू सो मच सर। एंड जी जैसा आपने संतानी सर का जी जिक्र किया सर, मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ जी सर के साथ कार्य करने का। और रिसेंटली जी फार्मा लोग जी द्वारा जो एक नेशनल फार्मा समिट आयोजित की गई थी 25 सितंबर को, जी इसमें आदरणीय संतानी सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करके सर सम्मानित किया गया। और वास्तविकता में संतानी सर का सर जो फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में या फार्मेसी के क्षेत्र में योगदान है अद्वितीय है। और आज भी आशीर्वाद प्राप्त उनका होता रहता है सर, निश्चित समय पर एज अ मेंटर टीम फार्मा लोग। तो रियली सर इट इज वेरी जी गुड टू हियर कि जी संतानी सर आपके प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू सर। साक्षात्कार में आगे बढ़ते हुए सर, मेरा अगला प्रश्न आदरणीय सर आपसे ये है कि आप अगले आने वाले बिल्कुल 5 या 7 सालों में सर क्या देखते हैं सर, फार्मा के अंदर जो विजन होना चाहिए, विजन 2030, इसके बारे में इस संदर्भ में सर हमारे श्रोताओं को बताइए। जी। यहाँ डॉक्टर सौरभ, मैं दो तीन बातें ही कहूंगा कि अ, वैसे आज के समय में भी जो इंडिया है वो फार्मा फील्ड में एक बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूटर है या बहुत योगदान है उसका ग्लोबली, आई एम टॉकिंग ग्लोबली। स्टिल वी इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, हमेशा रहेगा वो, बिकॉज टाइम चेंजेस, सर्कमस्टांसेस चेंजेस, एंड वो जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, वो भी उसके हिसाब से चेंज होती हैं। तो जो स्ट्रेटेजीज हैं या जो आपका प्लान है, विजन जैसे आपने 30 बोला, उसके लिए आपको ये सब चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, ओनली देन यू कैन मीट द डिमांड, जो रिक्वायरमेंट है या नीड्स हैं। तो सौरभ जी, उसमें जो फार्मा इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन तो वही है, तो उसके लिए जो विजन होनी चाहिए कि टाइम टू टाइम जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज हैं प्रोडक्शन के फील्ड में, वो कर ही रहे हैं। फैक्ट इन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे डेफिनेटली दे गो फॉर न्यूअर मशीनरी और न्यूरो टेक्नोलॉजीज, otherwise the need for higher production, they will not be able to meet that requirement। अब वैक्सीन में जैसे कोविड पीरियड में आपने देखा कि कितना इंडिया का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा, कितना वैक्सीन फास्ट उन्होंने डेवलप करी, प्रोडक्शन भी रेट भी बढ़ाया। तो वो चीज है। तो विजन में मैं ये कहूंगा कि प्रोडक्टिविटी along with the quality एंड एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जो है वो देखिए प्राइसिंग पे आ जाती है, वो दैट इज रिलेटेड टू प्राइस। तो ये तीनों चीजें सर हमें आने वाले जो 2030 तक है, विजन ऐसा होना चाहिए। विजन हमारा ये है कि ये तीनों चीजें में बम्पर मतलब बहुत इंक्रीज होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वालिटी प्रोडक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी। अब सर कई चीजें ऐसी हैं कि प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन कुछ मेडिसिन, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, कि वो एक जो बहुत ही रूरल एरियाज हैं या जो जो फार अवे हैं, उन जगहों पर वो ड्रग मेडिसिन जो कि कॉस्टली कह लें या जो जिनकी स्टोरेज कंडीशंस ऐसी हैं कि जो उसमें वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो पेशेंट तक वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनकी। I think we should have some vision, we should have some strategies कि भाई आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, which definitely meet out the demand or the need, but side by side accessibility and affordability should also be increased। कैसे तरीके हम सर ये करें कि वो ड्रग हर कोने में, वो दवाई, वो मेडिसिन पेशेंट तक पहुंची जा सके। इस चीज से आप मानेंगे इस चीज को, एक्सेसिबिलिटी कुछ ड्रग्स की, कुछ मेडिसिन की कुछ एरियाज में सर रिस्ट्रिक्टेड है, वो वहां तक वो ड्रग नहीं जा पाती, वो मेडिसिन नहीं जा पाती। और सेकंड इज प्राइसिंग, बहुत महंगी हैं,
एक एक इंजेक्शन 18 से 26 हजार का है, या 40 हजार का है, या 2,500-3,000 का है। एक कुछ वर्ग के लिए हो सकता है, या एक आम मिडिल क्लास के लिए वो अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो ये 2-3 चीजें सर जो हैं, प्रोडक्शन, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा विजन होना चाहिए कि 2030 तक हम इस चीज को जरूर क्या बोलते हैं देखें, सरकार गवर्नमेंट देखे इन चीजों को और ये करे। इन चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और प्राइसिंग और पॉलिसी जो है, रेगुलेटरी रेगुलेटरी जो पॉलिसीज हैं कहना चाहिए। एक आज तक ऐसा शायद डिस्कशन कहीं जब मैं जाता हूँ सेमिनार्स में तो इस पे चर्चा जरूर होती है कि एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए सर फार्मा के लिए। मतलब वो जैसा कुछ पार्ट तो खैर है उसका, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, बट मिनिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो एक फार्मा के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री हो जो कि प्राइसिंग, प्रोडक्शन, रेगुलेशन, इन सब चीजों को स्पेसिफिकली डील करे। तो डायरेक्टर जनरल जो डीसीजीआई हैं शायद ये करते हैं इन चीजों को, आई डोंट थिंक, बट डेडिकेटेड मिनिस्ट्री अगर अपन बात कहें तो उसका प्रपोजल जरूर रखना चाहिए। और वो आप जैसे बड़े जो मंच हैं इनसे ही क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि फार्मेसी प्रोफेशन को के उत्थान के लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है, थ्रू आपके प्लेटफॉर्म से जानी चाहिए इस तरह की चीजें। लेट्स होप कि आने वाले 30 तक ये जो 2-3 चीजें मैंने बोला कि प्राइसिंग, पॉलिसी एंड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, और फार्मासिस्ट का जो रोल है सर, फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आई थिंक दैट शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू dispensing of the drugs. Rather, their responsibilities should be, he should be given a प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की भी उसको पावर देनी चाहिए। ही शुड बी मेड, he should be approved or made eligible to write prescription. वो अलग बात है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए आप उसको पावर करें। आई थिंक इट विल हेल्प। जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर डॉक्टर की रीच नहीं है या कम है मैं कहूँ, तो वहां पर फार्मासिस्ट कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द हेल्थ केयर सिस्टम, not only in dispensing but in counseling also. His role should be made more important. ऐसा विजन डेफिनेट मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। निश्चित तौर पे सर, जिस तरह से फार्मासिस्ट का योगदान रहा है कोविड-19 के दौरान और ड्रग जी प्राइस जी कंट्रोल ऑर्डर के तहत सैनिटाइजर, 2 प्लाई मास्क, 3 प्लाई बिल्कुल मास्क, सर। रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन सभी इत्यादि का सर जो रेट से संबंधित कार्य किया गया भारत सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा अद्वितीय है। उसके वंडरफुल। साथ ही साथ सर जो यस। फार्मा बल्क पार्क आ रहे हैं सर, जिसमें अफोर्डेबिलिटी का हम्म। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें सर मुद्दा बताया है कि भारत की जनसंख्या के जी अनुसार ग्रामीण और सब अर्बन, अर्बन, रूरल पॉपुलेशन सभी जगह पे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड फार्मासिस्ट का यस एक जो को रोल होना चाहिए साथ में हेल्थ केयर टीम के साथ। तो सर इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस हमारे जो आए हैं, और जैसा जी भी आपने विजिट किया, आपने भी सर एक किताब लिखी है फार्मेसी प्रैक्टिस के ऊपर। तो जो 21वीं सदी है, फार्मेसी प्रैक्टिस का जो रोल है, जी डेफिनेटली आपने जो ये विजन सर किया अगले 7 सालों 10 सालों के लिए जो बताया है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ सर आपने आइडियोलॉजी फ्यूचर जो हमारी जी फार्मेसी का है उस प्रश्न का भी उत्तर दिया। सर जाते जाते अंत में सर मैं आपसे अंतिम प्रश्न, हमारे टीम फार्मा लोग जी 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 का जो यूट्यूब चैनल और टीम से संबंधित, आप चूंकि एक मेंटर भी है, तो आपसे आपके सर विचार, आपके थॉट्स, आपके व्यूज जानना चाहूंगा फार्मा लोग के बारे में सर आपसे। जी। सौरभ जी, मैं बहुत एक तो सबसे पहले तो फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि बहुत 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 आप सबका धन्यवाद। आपने मुझे आज आमंत्रित किया और मैं सौभाग्य अपना समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह मैं यूट्यूब चैनल जो डिफरेंट दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर्स हैं, अ, उनके मैं सुनता रहता हूँ। तो ये जो आपका चैनल है,
आई थिंक डेफिनेटली ये जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण जानकारी देना, प्लस उनको एक्टिवेट करना, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, उनको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके इस माध्यम से, चैनल से मिलती रहती हैं। और मेंटर्स जो हैं वो अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड जो इसमें शेयर करते हैं, दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर द अपकमिंग फार्मासिस्ट। और बहुत ही एक अच्छी शुरुआत अमित जी ने और आप सब ने जो है मिलके करी है। बहुत प्रसन्नता होती है। और आगे भी क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आप जब भी समय देंगे, मौका देंगे, डेफिनेटली क्या बोलते हैं, मैं इस चैनल पे दोबारा भी आना चाहूंगा और फिर अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। जी धन्यवाद सर। समस्त फार्मा लोग टीम एवं समस्त श्रोतागण की ओर से मैं आपका सर आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम स्केड्यूल में से सर आपने आज समय निकल के हम सभी लोगों को अपना मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन दिया फार्मेसी के भविष्य वर्तमान के बारे में सर। समस्त एक बार पुनः समस्त श्रोताओं की ओर से एवं टीम फार्मा लोग की ओर से सर आपको धन्यवाद कि सर आज आप जुड़े और आपने इस साक्षात्कार के लिए हमें समय दिया। धन्यवाद सर। टीम फार्मा लोग के श्रोताओं से ये अपील है कि इस एपिसोड को पूरा देखें, फार्मा लोग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं नित नई श्रेणियों में इस तरह के साक्षात्कार आते आपका रहेंगे। भी सौरभ जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।